तो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? मुझे पता है कि जब से मेरा ट्रांसफर हुआ है आप लोग थोड़े नाखुश हो, है ना? थोड़े से। कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम अभी। तो आज जैसे तुम्हें पता है अभी 18 तक वापस मैं फिर यहाँ पर हूँ। फिर से हम अब उसी एनर्जी के साथ, देखो मात्र 18 तक ही नहीं, अब तुम्हें मुझे पूरी एनर्जी के साथ पूरा एम में, और फिर जो डेस्टिनेशन मैंने तुम्हें बोल रखी है उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के दिखाना है। तो इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करेंगे क्षेत्रवाद, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, हम सामाजिक समस्याओं में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोग, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, ध्यान से समझना इसको। अभी मैं इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी तुम्हें बताऊंगी। जब किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने भौगोलिकता को पृथक मानते हुए वो क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद। अब ये क्षेत्रवाद आया कहां से? सबसे पहले भारत जो था अंग्रेजों औपनिवेशिक काल का उसको चुप करो। आज प्राउड भी हो रहा एज अ टीचर और दुख भी हो रहा तुम सबको देख के, ना ना। तो क्षेत्रवाद हम पढ़ रहे थे। देखो, ये क्षेत्रवाद की यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें, रीजनलिज्म आया कहां से? मैंने तुम्हें बताया था ना, औपनिवेशिक काल या अंग्रेजों का काल जो था, उस औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चलाई थी, बांटो और राज करो। तो उन्होंने हमें जाति के आधार पर बांटा, हमें धर्म के आधार पर बांटा, और हमें बांटने की कोशिश की। सांप्रदायिक, मैंने तुम्हें 1909 और 1919 के बारे में बताया था। 1909 और 1900 मार्ले मिंटो सुधार भी बताया था मैंने तुम्हें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ, विस्तार हुआ और उसमें बांटने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्षेत्र के आधार पर भारत बटा नहीं था। आप जानते हैं भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाई क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हो गया, 1947 में देश आजाद होने के बाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष जानते हो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, ये जानने की कोशिश की कि भारत में लोग क्षेत्र के आधार पर या भाषा के आधार पर भारत को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। लोगों ने काफी मांग उठाई थी इसकी। तब उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एस के धर, ये जज थे, परंतु ये रिटायर हो चुके थे। एस के धर, एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की 3 सदस्यों के साथ। उन्होंने ये देखा कि भाषा के आधार पर क्या अलग राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तब उन्होंने जो भारत की सिचुएशन थी उसको देखते हुए देखा कि नहीं, भाषा के आधार पर क्षेत्रों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर भाषा के आधार पर लोगों को अलग किया जाएगा तो लोगों की भावनाएं जो जुड़ी हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरों को आहत पहुंचाएगी। पहले ही हम कास्टिज्म और कम्युनलिज्म से जूझ ही रहे थे। उन्होंने कहा था इस नई समस्या को हम, इस कमेटी ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाषा के आधार पर क्षेत्रों को विभाजित नहीं किया जाए। तब एक आंध्र प्रदेश के रामुल्लु करके थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन होना चाहिए। वो आंध्र प्रदेश थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के अलग राज्य के गठन की मांग को उठाई और आमरण अनशन पे बैठ गए। रामुल्लु की मृत्यु हो गई, रामुल्लु मर गया। तब क्या किया, सरकार डर गई। देखो, मैंने कई बार ऐसे निर्णय देखे हैं जब सरकार को झुकाने के लिए कुछ लोग ऐसे लोगों की बलि चढ़ा देते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। हमने कई सारे धरने प्रदर्शन, मैंने कहा ना, हम पहले न्यूज चैनल, टीवी चैनल में नंबर ऑफ ऐसे धरने प्रदर्शन सब कुछ देखते थे।
जो सरकार को मजबूर कर देते थे कि नहीं आप नीति को बदलिए। लेकिन अगर अब मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, देखो मैंने तुमसे कहा है मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूं। मुझे तो जिसकी जो विचारधारा अच्छी लगती है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं मेरी विचार, लेकिन फिर भी बीजेपी की एक बात मैंने देखी है, जब ये कोई निर्णय ले लेती है उस पर अडिग रहती है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उस निर्णय को बदलती नहीं है। मैंने समान नागरिक संहिता में देखा था, शाहीन बाग मैंने तभी सुना था, लोग कितने अड़िग होके धरने पर बैठ गए परंतु सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला। जब रामुलू की मृत्यु हुई तो सरकार एकदम से डर गई और उन्होंने 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश को एक पृथक राज्य के रूप में बना दिया और उसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। अलग भाषा के आधार पर, अलग क्षेत्र के आधार पर सबने मांग की, तो गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ, मतलब बंटवारे होने शुरू हो गए। तभी से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सारे हमारे ईस्टर्न राज्य, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और इवन 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो अगर हम इसकी इतिहास के देखें तो इतिहास गवाह है कि हम बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंटवारे हुए हैं। तो क्षेत्रवाद उन लोगों की, उन भौगोलिक लोगों की या ऐसे भाषाई लोगों की वो चाहत है जिसमें वो अपने क्षेत्र को अधिक चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र को निम्न मानते हैं। बोगाडस ने क्षेत्रवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्षेत्रीय स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है। जो क्षेत्रीय स्थानीय इकाइयों के एकीकरण मतलब जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनमें आपस में एकता। आज तुम खुश होके नहीं पढ़ रहे हो, सब लोग मायूस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी एनर्जी से फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो हमारे शासन के नियम में ये नियम बना है बच्चों ट्रांसफर का, ठीक है। अब स्थानांतरण, हालांकि अब तुम्हें पता है कि हम लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट हो गया है, लेकिन हम शासन की व्यवस्था को नकार नहीं सकते, है ना। तो बार बार तुम्हारी फेस की साइड देख रही हो तो मेरा भी मन उदास हो जा रहा है, प्लीज, है ना। अभी पढ़ते हैं। तो जो लोग स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर एक दूसरे के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन जुड़े रहते हैं, एकीकरण विकसित हो सकता है तथा अपनी क्रियाशीलता से वह राष्ट्रीय एकता का विशेष पक्ष हो सकता है। क्षेत्रीयवाद मतलब वो अब इतने एक्टिव होते हैं, क्रियाशीलता मतलब इतने एक्टिव होते हैं कि वो राष्ट्रीय एकता का एक पक्ष, विशेष पक्ष हो सकता है। पूरी राष्ट्रीय एकता नहीं होती इसमें, किसी एक क्षेत्र की। मैं कई बार नोटिस करती हूं, मैंने सुना था एक भौगोलिक सिद्धांत है हंटिंगटन का। हंटिंगटन ने डिवाइड किया था, पढ़ा है कहीं? ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। तो जब मैं हंटिंगटन की ये थ्योरी को समझती हूँ या कई बार सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारी जलवायु का हमारे स्वभाव पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि जो लोग बहुत अधिक मांसाहारी होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनके अंदर पावर होती है, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। फिर बहुत अधिक जब गर्मी होती है तब हमें गुस्सा आता है, बहुत अधिक सर्दी होती है तो भी हम एग्रेसिव होते हैं। लेकिन जब समशीतोष्ण जलवायु होती है, मतलब ना गर्म ना ठंडा, इस समय हमें ना ज्यादा गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, तो हम अच्छा मानते हैं, हमारा स्वभाव शांत होता है। तो इस प्रकार मैं देखती हूँ जैसे बंगाली लोग जो होते हैं वो मछली, फिश बहुत अधिक, फिश फूड और फिश बहुत अधिक खाते हैं और ऐसा माना जाता है बंगाली बहुत एग्रेसिव होते हैं, ऐसा बोला गया है। मैंने जैसे एक दो बार देखा भी है पर उस तरीके से मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो और अगर हम देखें बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लोगों के अंदर अपनी क्षेत्र को लेकर इतनी कट्टरता है कि मुझे एक टाइम याद आता है जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी कि बिहार और यूपी के लोग ना महाराष्ट्र में कंपटीशन देने जाते थे और अक्सर क्या होते थे तुम्हें पता है कि जो बिहार के और यूपी के लोग फेमस हैं मेहनत करने में, यहाँ से वो लोग ऐसे कहते हैं वो कीड़ा होते हैं पढ़ने में, ठीक है। मैंने तुमसे कई बार एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि वो लोग जब पढ़ते हैं तो वो दिन नहीं देखते, खाना नहीं देखते, रात नहीं देखते,
बस वो पढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट आईएएस पीसीएस जो ऑफिसर्स देखोगे ना, इसी रीजन से आते हैं। महाराष्ट्र में जब लोग काफी मात्रा में गवर्नमेंट सर क्या होने लगा, महाराष्ट्र की कंपटीशन एग्जाम में ये लोग आगे निकलने लगे, ईस्टर्न यूपी बिहार इस जगह के लोग, तो वहां पे उनके ऊपर हमले हुए। उन तो ये क्या है, ये क्षेत्रवाद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे, अगर आप हम साउथ की बात करें, साउथ में हम जाएंगे, हालांकि हमें ये बात यहाँ सब रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि जब हम फेस करते हैं, रूबरू होते हैं उन समस्याओं से, तब हमें पता चलता है कि अब तक तो हम पढ़ ही रहे थे लेकिन फेस किया है। मैं जब एनसीसी की ट्रेनिंग करने ग्वालियर गई थी, तो जो इंस्ट्रक्टर थे मेन, वो केरल की थी, और हम तो मैम मैम, हमने आज तक कभी भी इस तरीके से भेदभाव नहीं देखा है ना सहा है, तो वह हम भी मैम मैम करके उनके पीछे लगे रहते थे। लेकिन जब उनके लेक्चर मैंने एक दो बार सुने और फिर जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, तो जैसे हम जो कुछ उत्तराखंड के यूपी के लोग थे, उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन के बाद हमें, मुझे ऐसा झकझोर दिया, तो ऐसा लगा कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था बात या और लोगों का। और उन्होंने एक बार स्पीच दी थी स्टेज पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि हम साउथ के लोग हैं, हम चावल खाते हैं तो, और हम काले होते हैं तो क्या हम अच्छे नहीं होते, हमें दबाने की कोशिश करते हो। तो मैंने सोचा कि एक इंस्ट्रक्टर स्टेज पे से ये कैसे बोल सकता है कि हमने कभी नहीं सोचा वो लोग चावल खाते हैं, हमने कभी नहीं सोचा वो लोग काले होते हैं, हमने कभी भी नहीं सोचा कि वो अच्छे नहीं होते। मैं तो ये उम्मीद लेके उत्तराखंड से गई थी कि मुझे पहले पता चला था पूरे भारत से लोग आएंगे, तो मैं सोची थी हमें वहां सबसे मिलने का मौका मिलेगा, सबके साथ रहने का, लेकिन जो फिर हमें भेदभाव मैंने वहां नोटिस किया, मेरा वहां फिर मन नहीं लगा। और जहां मेरा मन नहीं लगता, तुम्हें बताऊं, मैं ट्रेनिंग छोड़ के ही वापस आ गई थी। जहां मेरा मन नहीं लगता, फिर मैं, देखो मैं बहुत वैसी हूँ, क्लियर हूँ, भेदभाव का सामना हुआ मैं मेरे। और फिर एक बार जब पीपीटी प्रेजेंटेशन था, तो देखो मेरा फ्लो जब से पढ़ाना हिंदी में हुआ है, मेरा फ्लो बन गया है। मैंने वहां प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया, और मैंने ये बात मैम से पूछी थी, मैम हिंदी में हम दे सकते हैं? एक्चुअल में ऐसा नियम था, सिर्फ यहाँ दो भाषाएं चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वहां के बहुत से लोग ऐसे आए जिन्हें हिंदी आती नहीं थी, इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं थी, या तो वो कंफर्ट थे अपने मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, उनको ये सुविधा नहीं मिली। तो इसमें हमारी गलती नहीं थी, मैडम ने हमें इतना झकझोर दिया, ये प्रेजेंटेशन है, व्हाट इज दिस। उनका बस चलता तो उसी समय वो हमें क्लासरूम से, तब मुझे एहसास हुआ इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितनी मतलब ऐसी भावनाएं हैं कि हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। फिर मैं थोड़ी एक्टिव थी, मैंने नुक्कड़ नाटक वहां पे ऑर्गेनाइज करवाया। नुक्कड़ नाटक बेहद, मैंने सारे केरल की मैम थी उनको भी लिया, सबको लिया, हमने मिलजुल के किया। ठीक है, फिर उस नुक्कड़ नाटक के बाद तो मेरे साथ ऐसा घटा, उन्होंने, एक दिन क्या हुआ, अचानक से मुझे गर्मी में बाहर ले गए, प्यास लगने लगी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता नहीं धूप में जब ज्यादा देर खड़े हो जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा। उन्होंने फटाफट एक डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर से चेकअप कराया और मुझे लिख दिया कि मुझे हार्ट अटैक आया है। तो जब मुझे पता चला, उन्होंने कहा आपको हार्ट अटैक है, मैंने कहा नहीं, आई एम नॉर्मल, ना मुझे बीपी है, ना शुगर है, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल है। तब मुझे पता चल गया था मेरे साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा था। तो फिर मैं वहीं पे बीच में ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गई थी। आज तक खैर टचवुड कभी हार्ट अटैक नहीं आया मुझे। हार्ट अटैक आता है तो अपने से पता चल जाता है, मतलब मैं नॉर्मल थी। इवन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ले गया, उन्होंने कहा शी इज नॉर्मल, ईसीजी हुई मेरी, वो भी नॉर्मल आई, वो रिपोर्ट आज तक मेरे पास है। मन में तब हुआ था मैं चैलेंज करूंगी, पीएम तक जाऊंगी, बताऊंगी, फिर मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं बनी हूं। तो फिर मैं तुमसे बता रही हूँ, आज ये क्षेत्रवाद आया तो ये सारी घटनाएं मेरे सामने जैसे रील की तरह चलने लगी, इसलिए चलने लगी कि वास्तव में वो हम लोगों से इतनी ईर्ष्या करते हैं। मैं ये सोचती थी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लोग सामने आते हैं, उनके मन में क्षेत्र को लेके, हमारी भाषा को लेके, हमारी संस्कृति को लेकर अपार उनके अंदर वो भरा पड़ा है भेदभाव। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता के जो उसमें होती है, बाधक होती है। नेक्स्ट, अगर मैं क्षेत्रवाद के कारण बताऊं तो सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स। हम भारत के लोग हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है, क्या हम लोकतंत्र में वोट देते हैं, ये हमारी गलती है?
हम लोग वोट देके सरकार को चुनकर लाते हैं, कहीं ना कहीं वो ही हमें डिवाइड कर रहे हैं क्षेत्र के आधार पर। हमें बंगाल के आधार पर, केरल के आधार पर, हमें साउथ इंडियन से अलग माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पॉलिटी को क्षेत्रवाद का, कास्टिज्म का, कम्युनलिज्म को हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं। SC ST OBC, मैंने तुमसे बात की थी कि आरक्षण भी है, सब कुछ भी है, लेकिन मैं उससे भी ना खुश हूं। आरक्षण गरीबी के आधार पर देना चाहिए। आरक्षण देना चाहिए हमारी जो ST ST के लोग हैं। मैंने पूजा के घर, मैंने अभी बताया ना, मैं गई थी इस लड़की के घर, पूजा ST में आती है। तो मैंने जब सोचा पूजा ST में आती है, तो ये तो पूजा अगर थोड़ा भी प्रयास करे, पूजा निकल सकती है, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के सिलेक्शन होते देखे हैं जिनके मेरे से नंबर बहुत कम थे। तो मैं सोचती हूँ वास्तविक उसके हिस्सेदार को पता होना चाहिए कि ये हिस्सा मेरा है। ऐसा ना हो जो ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के बच्चे हैं वो SC ST का फायदा लेकर आगे निकले। मैं कभी ये नहीं चाहती। आरक्षण हो, उसका आधार गरीब होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रवाद को कभी वो नहीं बनाना चाहिए, जातिवाद को, संप्रदाय को कभी इसका वो नहीं बनने देना चाहिए। हमें बनाने देना चाहिए किस चीज को? आर्थिक आधार को। कभी देखो, हम कभी पॉलिटिक का हिस्सा ना बने, ना इस तरह की राजनीति से दूर रहे। तो राजनीतिक कारक तो सबसे बड़ा कारक है जो हमें जानबूझकर बांटा जाता है। आर्थिक स्वार्थ, लोग आर्थिक स्वार्थ के लिए भी, वो कैसे? मैं देखती हूँ बहुत से लोग, भौगोलिक क्षेत्र के लोग संख्या में ज्यादा हैं, अपने क्षेत्र कुछ मानते हैं, उनका क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो मंत्री है, वो अपने मंत्री से कह के उनके यहाँ जरूरत नहीं है तो भी तीसरा चौथा हॉस्पिटल, महाविद्यालय, और जिस क्षेत्र को वाकई उसकी जरूरत है वहां कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि वहां के लोगों में से कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होता। तो इस तरह की जो वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को खत्म होना चाहिए। जो वास्तविक उसका हकदार है, जिस क्षेत्र को वास्तविक विकास की जरूरत है, ये आज हिस्सा, चूंकि मैं कंपटीशन एग्जाम दिए हैं तो मैंने उत्तराखंड का इतिहास बहुत अच्छे से बना है। दुख भी था कि उत्तराखंड अलग बना, लेकिन एक मन में खुशी भी थी, अच्छा हुआ उत्तराखंड अलग बना। क्योंकि जो लोग, देखो यूपी का जब हिस्सा उत्तराखंड था, उत्तराखंड का आज की तारीख में 88% जो पार्ट है वो हिल्स का है। लखनऊ में बैठ के लोग इनके लिए नियम कानून बनाते थे। तुम जहां के लिए नियम कानून बना रहे वहां बैठ के देखो, वहां की परिस्थितियां देखो, वहां के भौगोलिक वितरण को देखो कैसा है, तब वहां के लिए कोई नीति निर्माण करो। ऐसा नहीं है आप लखनऊ में बैठ के आप पिथौरागढ़ की नीति निर्माण कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की परिस्थितियां लखनऊ से, इलाहाबाद से, गोरखपुर से पूर्णतः अलग है। तो कहीं ना कहीं ये कारण बने किस चीज के, कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग उन क्षेत्रों को भूल जाते थे, अपने अपने क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान देते थे, और वेरिएशन आ जाता था। जिस क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं था, जहां जरूरत थी, जहां के व्यक्ति उसके हकदार थे, उनको नहीं मिलता था, और जहां ऑलरेडी थी वहां पे और सुविधा, और महाविद्यालय, और सुख सुविधाएं, तो जिसके कारण ये सब चीजें अस्तित्व में आती हैं। तो आर्थिक स्वार्थ भी सबसे बड़ा स्वार्थ रहा है इन क्षेत्रों के विभाजन का। नेक्स्ट, भाषाई भिन्नता। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, भाषाई भिन्नता सबसे बड़ा फैक्टर है क्षेत्रवाद का। लोग भाषा को बंदूक बनाते हैं, भाषा को बंदूक बनाते हैं। बंदूक किस लिए? इसी से वो निशाना लगाते हैं कि हम भाषा के आधार पर ऐसे हैं तो हमें अधिकार देना चाहिए। बंगाली भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसको आधार बनाते हैं, जबकि इसको आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, हमें अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें एक नई लैंग्वेज जोड़ देनी चाहिए थी, जो हम हिंदी के साथ साथ कोई अन्य भाषा भी सीख सकते, और उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कराना चाहिए था। जैसे कुछ लोग बच्चे वहां जाते, वहां के बच्चे यहाँ आते। तो ऐसे चेंजेस, मतलब क्रांति लाने की सोचनी चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो भाषाई भिन्नता भी बहुत बड़ा कारक है। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक तुम्हें पता है, भारत मुख्य रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। पर्वतीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग, पूर्वी हिस्सा, तटीय और पठारी हिस्सा। तो ये इससे भौगोलिक वितरण जो है, इस भौगोलिक वितरण के कारण नेचुरली सी बात है, जो पहाड़ों पे रहने वाला व्यक्ति होगा, और पहाड़ों पे क्या है, पहाड़ों की समस्याएं, पर्वतों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से पूर्णतः अलग है। हमारे आए दिन अक्सर सड़क टूट जाती है, पेयजल की इतनी किल्लत है कि लोग
ढूंढ ढूंढ के पानी लेके आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आए दिन भूस्खलन, फिर जो खेत बने हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। मैदानी एरिया में देखो, अब वो जेट पंप लग जाते हैं, नहरें हैं सिंचाई के लिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो कहने का मतलब जो भौगोलिक विभिन्नता है वो भी क्षेत्रवाद का कारण है। जिस प्रकार वेरिएशन है, तो लोग क्या करते हैं, जिनको कम सुविधाएं मिल पाती है तो वो तो आवाज उठाएंगे ही। तो ऐसे में क्या होता है, तो उनका सहारा लेकर, भाषा का सहारा लेकर, उनकी समस्याओं का सहारा लेकर उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। देखो तुम ये भौगोलिक क्षेत्र में हो, सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा नेता होगा, हमारे लिए काम करेगा। तो क्यों ना जो लीडर है वो न्यूट्रल सोचे, सबके लिए एक जैसा, किसी के लिए अलग नहीं। सांस्कृतिक भिन्नताएं, हमारे खान पान, हमारे वेशभूषा, हमारी रहन सहन। देखिए हम जब फॉरेन कंट्री में होते हैं, या मेरी बहुत सी फ्रेंड्स आज फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है, जो जब मैं उनके फेसबुक पे देखती हूँ या उनसे कभी मेरी बात होती है, तो वो बताती है हम सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, क्या दुर्गा पूजा, हम गरबा भी करते हैं, हम गणेश उत्सव भी करते हैं, हम तीज भी मनाते हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा है यार, तुम्हारे यहाँ तो बहुत यूनिटी है। लेकिन वही वहां पे जाके वो बोलेंगे वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। लेकिन अगर मैं भारत में उनसे पूछूं आप कौन है, तो कहेंगे हम तो बंगाली हैं, हम तो कुमाऊनी हैं, हम तो हिमाचली हैं, हम कश्मीरी हैं। कश्मीर तो सबसे बड़ा, ये क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए, कश्मीर के तो मैं भूल ही बैठी थी। कश्मीर तो सबसे बड़ा क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था, जो अभी धारा 370 के तहत हाल ही में अभी सुधार हुए हैं वहां पर। वहां के लोग तो टोटली अपने आप को भारत से अलग समझते थे। वो अपना कानून, अपना झंडा, अपने नियम उनके अलग थे, और वो नियम उनके अंदर इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम कश्मीरी हैं, वी आर नॉट इंडियंस, वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे। तो ये सब चीजें जो है बिल्कुल क्षेत्रवाद के ऐसे कारण हैं, जिन्होंने क्षेत्रवाद को कभी खत्म नहीं होने दिया, आज भी वो बढ़ा रहे हैं उसको। तो इसी तरीके से ऐतिहासिक कारक जो हमारे, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, ये ऐतिहासिक कारक था। जो आंध्र प्रदेश राज्य का अलग भाषा के आधार पर गठन हुआ था 1953 में, जब रामुलु की मृत्यु हुई, तो उनके आंदोलन से सबने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी, सरकार को डराने की कोशिश करी। आज एक व्यक्ति मरा है, कल को और मरेंगे, तो सरकार ने डर के मारे आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया। और वो ऐसी गलती थी, उसके बाद जो बाढ़ आई राज्य बनने की, उसके बाद तो भारत बट ही गया था, इसके टुकड़े टुकड़े हो ही गए थे। मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया, हम अपनी भाषा को, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को इतना अच्छा मानने लगते हैं, अगर नहीं भी मानते तो सामने वाला मनवा देता है हमें कन्विंस करके। वो कहते हैं कि आप बताइए, देखो हम अपने क्षेत्र के लोग हैं, क्या किसी ने हमारी समस्या को समझा? तो हमें लगेगा, जैसे मैं कहती हूँ ना, माइंड वॉश करना, तो वास्तव में ये होता है। कहीं ना कहीं लोग जब हमें ज्यादा कन्विंस कर देते हैं, ज्यादा हमें वो कर देते हैं, हमें लगने लगता है ये तो हमारा अपना है, ये हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो उनसे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं लोगों के माइंड वॉश करने के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वो कहीं ना कहीं बाइफरकेट कर देते हैं, हमारा खंड खंड विभाजन कर देते हैं। अब आते हैं इसके दुष्परिणाम। दुष्परिणाम अगर हम देखें, कास्टिज्म, जातिवाद, संप्रदायवाद, अगर क्षेत्रवाद की भी बात करें, सबके लगभग एक जैसे हैं। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम में संकीर्ण नेतृत्व का विकास, जो नैरो माइंड कहते हैं ना हम, नैरो माइंड। अभी अभी मैंने कहा कि एक क्षेत्र में जरूरत नहीं है हॉस्पिटल की, किसी कॉलेज की या स्कूल की, या कुएं खुदने की, जबकि वहां बहुत संसाधन है। हाँ, एक क्षेत्र जो वाकई में इससे वंचित है, तो जो हमारी ये संकीर्ण मानसिकता होती है ना, और मिल जाए, और मिल जाए, और अच्छा हो जाए। क्या हमने दूसरे की थाली में देखा है जाकर कि उसको एक जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, और हमारी थाली खाने से भरी पड़ी है, तो लगता है और मीठा हो जाए, और खाने को मिल जाए, जबकि दूसरे की थाली जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। अपने आप को ऐसा बनाओ बच्चों। देखो आज मैं तुमसे ये कहती हूँ कि सच में मैंने तुम्हें अपनी पृष्ठभूमि बताई है कि मैं बहुत नीचे से उठ के यहाँ पे आज पहुंची हूँ। मेरे पास संसाधन नहीं थे, बहुत कम थे, लेकिन हाँ, मेरे को संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन की बात करोगे ना, सेटिस्फेक्शन की बात बचपन से लेके अब तक, जैसे हम बहने बहने थी, कपड़े बनते थे,
तो मुझे ये लगता था मुझे रहने दो, मुझे मम्मी आप रहने दो, मुझे मत बनवाओ, इतना सेटिस्फेक्शन था। आज अगर मैं हूं यहाँ पर, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन किस लिए है? मुझे मेरा वेतन बहुत प्यारा है, बस मुझे वेतन दे रही है और उसका प्रतिफल मैं अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाऊं, आगे निकालूं। तो मैं आज तुमसे कहती ना, मुझे मैसेज आए, इतना अच्छा भी लगा पूजा मुझे, क्योंकि अभी तक मुझे इतना नहीं पता था मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब और बच्चों ने कहा मैम आप यहाँ से जा रहे हो, और वास्तव में, तो फिर मुझे लगा हाँ ये मैंने कमाया है, ये फिर आत्मिक संतुष्टि हुई। क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जैसे मेरे बेटे के एग्जाम है या मैं उसे और पढ़ाऊं, अब रिजल्ट देखती हूँ तो लगता है कि हाँ मैं अपनी माँ की ड्यूटी नहीं पूरी कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारे रिजल्ट, जब तुम यकीन मानोगे, जब तुमने ग्रुप में मैसेज भेजा था, रिजल्ट आ गया, अपने अपनी मार्कशीट भेजो मुझे, कितने नंबर आए, तुम्हें जूम कर करके मैंने तुम्हें सबकी मार्कशीट ऑब्जर्व की, इसमें कम रह गए, इसके वाइवा में, इसके इसमें कम है, इसके इसमें, मैं तुम्हें नहीं पता है, मैंने सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया माँ की तरह। तो लगता है ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मिक संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। और आत्मिक संतुष्टि वो नहीं मुझे मेरा मिल गया, मेरे पास सब कुछ आ गया मेरा, वो आत्मिक संतुष्टि को मैं आत्मिक संतुष्टि नहीं मानती हूँ। असली आत्मिक संतुष्टि उसे कहते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैंने निस्वार्थ भाव से सामने वाले के लिए कुछ किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जब वो सेटिस्फेक्शन आप महसूस करोगे जिंदगी में, जिंदगी का सबसे बड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, यानी आत्मिक संतुष्टि है। अपने लिए दुनिया करती है, अपने बच्चे को दुनिया पढ़ाती है। कौन ऐसा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता? मुझे नाम बताओ। अपने बच्चे का कौन अच्छा नहीं चाहता? कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस डॉक्टर नहीं बनाना चाहता? बुद्धू भी होगा तो वो सोचेगा कि नहीं ये तो बन जाएगा, इसकी और अच्छी कोचिंग लगाऊं, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेजूं अपने बच्चे को। पैसा है तो बेटा तू दिल्ली जा, और पैसा है तो विदेश जा, बन के आ। दूसरे के लिए सोचा है कभी? जब वो आ जाए तो उसे समझना तुम्हारे अंदर वास्तव में, जिसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, असली सेल्फ सेटिस्फेक्शन वही होता है। कहते हैं ना मेरा किया हुआ पुरुषार्थ सार्थक हो गया, वो असली बात होती है। तो जो ये दुष्परिणाम सामने आए, हमारे संकीर्ण नेतृत्व का विकास, लोग नैरो माइंड है, जितना भी मिल जाए उतना कम ही समझते थे। राष्ट्रीयता के विकास में बांधा, जो हमारी, हम कहते हैं हम वी आर इंडियंस, हम भारत के लोग, जब ये भावना बदल जाए और लोग क्षेत्र के आधार पर, जाति के, तो हमारे राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी जाति के, अपने क्षेत्र के विकास से अगर समझे अपना विकास होगा तो वो कभी नहीं हो पाता, ये हम सोचना बंद कर दें। सामाजिक न्याय के लिए चुनौती, सोशल जस्टिस की हम बात, देखो एक तो जस्टिस होता है जो कानून में होता है, कानून के द्वारा हमें न्याय दिया जाता है, क्यों चोरी हो गई, दुर्घटना हो गई, जब उसका हमें न्याय मिलता है। एक होता है सोशल जस्टिस, जो ये क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है और जातिवाद है, ये सामाजिक न्याय के लिए चुनौती है, क्योंकि व्यक्तियों को उनका सोशल राइट, मैंने कहा ना एक क्षेत्र में तो ज्यादा सब कुछ है और एक उससे वंचित है, तो ये सोशल जस्टिफिकेशन नहीं होता। तुमने देखा होगा नदी जल के बंटवारे को लेकर अक्सर साउथ में एक दो स्टेट आपस में लड़ते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, नदी डैम बना लिया कि जिससे बिजली हो, तो डैम बनाने के लिए झील बनानी पड़ती है, झील से पानी रुक जाता है, जब वो पानी सीमा पार करके दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पर उसकी सिंचाई होती है, लोगों को पानी मुहैया करा जाया जाता है, मतलब उसको वो किया जाता है। तो एक ने बिजली बनाने के लालच में कि हमें तो सब कुछ मिल ही रहा है और बिजली और बना ले इससे, तो कहते हैं ना जो हमारे सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस नहीं हो पाता इससे, और सोशल जस्टिफिकेशन के लिए चुनौती बन जाता है। एक को तो सब कुछ चाहिए, दूसरा उससे वंचित रह जाता है। तो क्षेत्रीय तनाव, जो हम क्षेत्रीय तनाव देखते हैं, बंगाली और बिहारियों में झगड़े, गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में झगड़े, तमिलनाडु और केरल के बीच झगड़ा, आपस में जो हम क्षेत्रीय विवाद या तनाव देखते हैं, वो इसी का दुष्परिणाम है, जो हम बंटते हैं या हमें बांटा जाता है। नेक्स्ट है प्रगति में बाधा। देखिए ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल सामाजिक जो समस्याएं हैं, ये जो हमारी प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं।
उसके रास्ते में बांधा होती है, क्योंकि एक व्यक्ति तब तक सक्सेस नहीं हो सकता तब जब तक, मैंने अभी बताया ना तुमसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात, कि जब तक वो सबके लिए कार्य ना करे, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए हम सभी सोचते हैं, लेकिन हम जब सबके कल्याण की सोचेंगे, वास्तव में व्यक्ति वही होता है और वही आगे बढ़ पाता है। भाषावाद की समस्या, मैंने अभी इसका एक सॉल्यूशन, हालांकि हम ना तो नीति निर्माण करता है, लेकिन फिर भी हम प्रजातंत्र का हिस्सा है, हमारे हाथ में वोट की शक्ति है। हम नीति निर्माण नहीं कर सकते, हाँ सलाह जरूर दे सकते हैं। मैंने तुमसे बताया था ना, पीएम पोर्टल है, सीएम पोर्टल है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो तुम अपने आप में इतनी पावर रखो, एक लेटर लिख के वहां पे डाल सको पीएम पोर्टल पर, सीएम पोर्टल पर, कि वास्तव में जो हमारे यहाँ भाषा आधार पर पढ़ाया जाता है ना, हमें अपनी भाषा तो पता है, कहीं ना कहीं दूसरी भाषा की नॉलेज जरूर दी जाए। मतलब दूसरी भाषा में हम नमस्कार करना, ठीक है, अभिवादन करना या किसी का धन्यवाद ज्ञापित करना, इतना तो सीख पाए, तो ये भाषावाद फिर आड़े नहीं आएगी। तो ये भाषावाद की समस्या भी महत्वपूर्ण समस्या है। तो ये था आपका क्षेत्रवाद की समस्या। और इसके एक वो होते हैं निवारण के उपाय। निवारण के उपाय क्या हैं? ये सब जो दुष्परिणाम हैं, इनको यदि हम दूर करें, जैसे राजनीति को आड़े ना आने दें, मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रही हूँ निवारण। निवारण मतलब अपना मानसिक लेवल अच्छा रखें, शिक्षा को जो है क्षेत्रीय जाति संप्रदायवाद से उठकर पढ़ाया जाए, नैतिक शिक्षा का ज्ञान हो, आपके अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, आम नागरिक होने के नाते हम वोट के साथ साथ अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने आप को बंटने ना दें। अगर इस तरह का हमारे साथ कोई व्यवहार कर रहा है, उसे वहीं पर स्टॉप कर दें। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब समझने की हैं। इसके निवारण सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो ये था क्षेत्रवाद की, सरकार को सुझाव देने जा रही हूं, और मैं नहीं, तुम लोग देने जा रहे हो। क्षेत्रवाद को दूर करने के कौन से सुझाव आपके दिमाग में हैं? हाँ बेटा, शिक्षा। मैम कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता है, ना वो हिंदू की है ना वो मुसलमान की है, बट कई बार बहुत सारे जैसे हम न्यूज वगैरह देखते हैं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर चीज का नाम तो नहीं लूंगी, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे होते हैं कि अगर वो एससी से हैं तो वो सिर्फ एससी को प्रमोट करते हैं, कोई सिर्फ मुस्लिम को प्रमोट करता है, कोई सिर्फ हिंदू को प्रमोट करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपकी सबसे पहली लीडरशिप क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपके खुद के अंदर कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। हाँ। और फिर दूसरा ये है कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आपको ये लगती है कि अगर आपने सच में पहले खुद में चेंज लाना चाहिए एज अ पॉलिटिकल लीडर। और फिर दूसरी बात है कि अगर आप सही रहेंगे कि आप लीड कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को भी उस हिसाब से मतलब मोटिवेट करेंगे कि हाँ ये चीजें नहीं लानी चाहिए। और कोई? जैसे हमने सारे टॉपिक्स पढ़े तो उसमें पहले बात यही है कि जो इंडिविजुअल हम लोग अपनी तरफ से वो करें, क्योंकि हम भी करते हैं कि मैं गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाली की साइड दूंगी, जो कुमाऊंगी बड़े तेज होता है, क्योंकि हम लोग करते की मेंटालिटी हमारी कहीं ना कहीं, क्या हमें बचपन से हमने कहीं पढ़ा है? ये बात नहीं, हमारा एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए कि ये सब चीजें सामने मत लाइए। बहुत अच्छा। इंडिविजुअल ऐसा होता है आजकल, ये नहीं कि मैं पहाड़ से मैं ऐसी हूँ, या तो जो हम बोलते हैं यूपी वाले, अरे यूपी वाले तो बड़े खतरनाक होते हैं, तो कमरे भी नहीं मिलते किराए पे। हमारी मेंटालिटी बन गई है सुन सुन के, ये हमने खुद के लिए किया है, ये हमने सुन के लिए किया है। तो मुझे लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी तो सीख रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो अगर हम एजुकेशन और ज्यादा बढ़ाएं तो। देखो, मैंने आज जो मेरा ये मोटिव है, बहुत अच्छा तुमने बताया, बैठो बेटा, बहुत ही अच्छा बताया। कहीं ना कहीं मैं यही बात फिर से रिपीट करूंगी, हमारी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और हमारा सिखाने वाला इंपॉर्टेंट है। हम किन्हीं धर्मों के लोगों को कहते हैं कि ये कहते हैं, जैसे मैं खुल के बोलती हूँ, जैसे वो कहते हैं जिहाद है, अपने धर्म के लिए मर जाइए। तो आप मानते क्यों हैं? आप मानवता को देखिए। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमैनिटी, मानवता। धर्म, जाति, राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद सब उसके बाद आते हैं, और इंपॉर्टेंट होता है हमारा पथ प्रदर्शक। हमारा पथ प्रदर्शक जैसा होगा वैसे हमारी मानसिकता होगी। तो इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी गाइडेंस
जो बिल्कुल क्षेत्रवाद के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, संप्रदाय के विरुद्ध हो या जातिवाद के, मतलब बिल्कुल हम इस चीज को माने ही ना। हमें ये समझना चाहिए कि हम इंसान हैं, इंडिविजुअली। सबसे पहले हम मानव हैं। हम किसी को शक्ल से बता थोड़ी ना सकते हैं कि ये कहाँ से है, ये इसकी जाति है, इसका धर्म क्या है। बिल्कुल। और कोई? संजना? मैम जैसे आपने बताया था कि शिक्षा में भी हमें चेंजेस करने चाहिए, शिक्षा में भी हमें ये लाना चाहिए कि बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि सब एक समान है। हाँ। वैसे तो पढ़ाया जाता है, जैसे आप हमें सिखाते हो कि सब एक समान है, तो वैसे छोटे छोटे बच्चों की क्लास में भी आपने बताया था नैतिक शिक्षा हाँ। कराया जाना चाहिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल ये बताना चाहिए कि कोई भाषा अलग नहीं है, इंसान तो हम एक ही है, शरीर तो हमको एक ही रखा है, तो ये शिक्षा में भी। हाँ, नैतिक मॉरल एजुकेशन। देखो हमारी जब नींव, बहुत अच्छा बोला बेटा, हमारी जो नींव है, हमारी जब नींव, कहते हैं ना किसी व्यक्ति का विकास सबसे पहले होता है नींव से। जैसे कमरा बना है या कोई घर बना है, अगर नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। अगर नींव मजबूत नहीं होगी, उस घर की टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। जब हमारी नींव अच्छी रखी जाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, बिना भेदभाव के, बिना किसी के अटैचमेंट या धार्मिक लगाव, जातिगत लगाव के, तो निश्चित रूप से हमारा यूथ बदलेगा, हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा। हमें फिर ये चैप्टरों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें टीवी चैनल में झगड़े देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये समझें और उसे अपनी शिक्षा में, वो भी कौन सी, प्राइमरी एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन को और अच्छे से शामिल करें। और मैम जैसे वो है कि जैसे साउथ वाले और हम हैं, तो हमारा मतलब वैसे तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट की सांस्कृतिक रूप से हम जुड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से जुड़ रहे हैं। अगर मैं ट्रेन में जा रही हूँ और मैं कहीं पे कुछ सामान लेने गई, मैं छूट गई, तो मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ा बहुत हमें शायद ये कि एजुकेशन में और भाषाओं को भी थोड़ा ऐड करना चाहिए, इंग्लिश को बढ़ावा देने की जगह, क्योंकि हमारा ये एक हो गया है इंग्लिश को बनाओ, इंग्लिश तो सबको आती है, तो इंग्लिश सीखो, इंग्लिश करो, तो हमारी बिल्कुल, जैसे हाँ, कुछ नहीं है, कोई भाषा नहीं है, हमारी इंग्लिश है, क्योंकि हम ये करते हैं पर्सनली कि नहीं इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश आती है तो सब। हाँ इंग्लिश आती है तो सबका आता है। सभी लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इतनी भाषा है तो हम लोग यूज करें, हिंदी को बढ़ाएं। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ये फील हो रहा था, तभी आज मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया ये बात। कभी कभी मुझे फील होता है हम जैसे पहली अपनी क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी इंग्लिश हो गई, थर्ड हम उसको रखते हैं, जबकि प्रायोरिटी, मुझे तो ये कहना चाहिए सरकार से या हमारी सरकार को, मैं तो तुम लोगों के माध्यम से, तुम्हारा भी ये संदेश है, मेरा भी ये संदेश है कि ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसी अलग लैंग्वेज से इंटरेक्शन होना चाहिए या हमें पढ़ना चाहिए कि हम उसे थोड़े थोड़े शब्दों को समझ सके, बोल सके, या कोई हमारे सामने आए तो हम इंटरेक्शन आपस में कर सके, है ना। अपनी इंडिया की लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाना है कि फॉरेन कंट्री की, आज बच्चों में जैपनीज, चाइनीज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल या यहाँ नोएडा और दिल्ली के स्कूलों में देखती हूँ, तो वहां पे अब अलग से एक फॉरेन लैंग्वेज चल रही है। तो जब हमें अपनी इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, फॉरेन, और मैम फिर वो लोग हमारी लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हाँ, हर चीज हमारे अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को देख रहे हैं, तो हमें उनको, अच्छा हम वो अपना रहे हैं तो कुछ बात ही होगी हमारी संस्कृति में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, इसी तरीके से इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।